Assalamu alaikum. So today, as you can tell by the title and the thumbnail, हम एमिली ब्रॉन्ट की नो कवर्ड सोल इज़ माइन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम राइटर का बैकग्राउंड देखेंगे, पोइटिस का बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल समरी क्या या पोम के अंदर मैसेज क्या दिया गया ओवरऑल, एंड इन दी एंड हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस कर देंगे। शुरू करते हैं। 1846 के अंदर ये पोम पब्लिश हुई थी। एमिली ब्रॉन्ट इसकी ऑब्वियसली पोइटिस हैं, ठीक है। और एमिली ब्रॉन्ट पैदा हुई थी 30 जुलाई 1880 को और इनकी डेथ है 19 दिसंबर 1848 को। इनकी मदर की डेथ हो गई थी व्हेन शी वाज ओनली 3 1821 में 15 सितंबर को। उनका नाम मारिया था। इसके अलावा इनकी 4 सिस्टर थी, मारिया, एलिज़ाबेथ, शार्लेट और एन के नाम से। मारिया 1814 में पैदा हुई थी और एलिज़ाबेथ 1815 में पैदा हुई थी। इन दोनों की डेथ हो गई थी 1825 के राउंड अबाउट। 1842 के अंदर जब एमिली ब्रॉन्ट को गर्ल्स एकेडमी में एडमिशन करवाया गया बेल्जियम में, तो उनकी सोच थोड़ी अलग थी बाकी गर्ल्स के हिसाब से। जो एक एकेडमी का फ़ैशन था, जो एक लड़कियों के लिए फ़ैशन था, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो ये नहीं करना चाहती। शी सेड के आई विश टू बी एज गॉड मेड मी। मतलब इसी वजह से, इस सोच की वजह से ही उनको एक आउटकास्ट समझा जाने लगा। उनकी सोच अलग थी। जाहिर है एक मेजॉरिटी की सोच है, और अगर आप उससे थोड़ा सा अलग रहने की कोशिश करते हो तो आपको एक आउटकास्ट के तौर पे ही ट्रीट किया जाएगा। 1845 के अंदर, अब ये सारे तकरीबन देखा जाए तो ये 2 सिस्टर की डेथ हो चुकी है, लेकिन जो शार्लेट, एन और एमिली हैं, ये तीनों एक किस्म की पोइटिस राइटर्स हैं, लेकिन ये छुप के करते हैं। मतलब ये इन्होंने ना पब्लिश करवाई या कभी। तो क्या होता है कि 1845 के अंदर शार्लेट जो है उसने 2 बुक्स, नोट बुक्स थी एमिली की, गोंडल पॉइंट्स ऑन अनलेबल्ड थी एक, उन्हें ढूंढा और एमिली को इंसिस्ट किया कि इन चीज़ों को पब्लिश करना चाहिए, ये काफ़ी अच्छी पोइम है। एमिली गुस्सा हो गई कि ये मेरी प्राइवेसी है, मेरी पर्सनल एक है, इससे भाई क्यों सामने लाया गया। तो एमिली काफ़ी गुस्सा रह गई काफ़ी देर तक। उसके बाद एन जो थी वो भी अपनी बुक्स ले आई, नोटबुक्स या जो अपनी पोम्स थी, तो तब जाके एमिली का गुस्सा ठंडा हुआ, तो फिर इन्होंने पब्लिश करवाएं। नो कवर्ड सोल इज़ माइन भी कहा जाता है कि ये प्राइवेसी इन्वेजन जो था उसका, एमिली ब्रॉन्ट का, उसके ऊपर ही लिखी गई है। अब ये तीनों सिस्टर जो थी, एमिली, शार्लेट और एन, ये तीनों राइटर हैं, तो इनके पेन नेम जो थे वो अलग थे। एमिली का लिज़बेल था, शार्लेट का क्यूरर बेल था और एन का एक्टन बेल था। ये मैस्कुलिन क्रिश्चियन नेम्स थे, क्योंकि उस टाइम औरतों का लिखना या औरतों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, कह सकते हैं। तो अगर उन्होंने अपना मैसेज या उन्हें वो पहुंचाना होता था तो वो एक मर्द का नाम यूज़ कर रहे थे कि मर्द की ज़्यादा सुनी जाती है। इस तरह से एक फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। सो ओवरऑल समरी की तरफ चलते हैं। नो कवर्ड सोल इज़ माइन अगेन 1846 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। इसमें थीम्स जो एम्फसाइज़ की गई हैं उसमें डिविनिटी आ जाती है, फेथ आ जाता है, डेथ आ जाती है, नेचर एंड प्रोटेस्ट आ जाता है। क्योंकि प्रोटेस्ट भी इस वजह से आ जाता है क्योंकि ये पोइम जो थी वो प्राइवेसी इन्वेजन जो था एक एमिली ब्रॉन्ट का, जो शार्लेट ने किया था, उसका भी जवाब के तौर पे ये पोइम है, ठीक है। पोइटिस का कहना है कि जी जितने भी हालात मुश्किल हो जाएं, डाइवर्स एडवर्स लाइफ है, उसका जो फेथ है इट इज़ अनशेकेबल है, अनयील्डिंग है, ठीक है। इसके फेथ को कोई नहीं ख़त्म कर सकता, जितनी भी लाइफ मुश्किल हो जाए, जितने भी हालात मुश्किल हो जाएं, ठीक है। गॉड जो है वो हमेशा से उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसका फेथ हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। वो दूसरे जो मैन हैं, ठीक है, दूसरे रिलीजन से ख़ास तौर पे जो रखते हैं, क्योंकि ये एक कैथलिक थी, एक क्रिश्चियन थी, तो दूसरे जो रिलीजियन से ताल्लुक़ रखने वाले वो हैं, ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, या उनको वो क्रिटिसाइज़ करती है। वो कहती है कि इनका जो है, जो
फेथ है वो जैसे एक समंदर के ऊपर या लहरों के ऊपर जैसे झाग होती है, उस जितने शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, या इनकन्सिक्वेंशियल है, या सब्सटेंशियल है, इनसब्सटेंशियल है, कि उनका जो फेथ है अगर ज़रा से मुश्किल हालात आ जाते हैं या थोड़ा बहुत कोई और चीज़, मतलब उनके फेथ को ख़त्म करना बहुत आसान है, वो बहुत जल्दी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका एक में ये भी है कि जो रियल फेथ है वो उसकी स्ट्रेंथ इस लिहाज से नहीं बढ़ती कि अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड फेथ है, बुक्स हैं, रिलीजियन बुक्स हैं, या उन्हें पढ़ के और आप करते हो। इसका कहने का मकसद ये है कि आप जब मुश्किल हालात से गुज़रते हो तो वो आपका फेथ और ज़्यादा गॉड में स्ट्रॉन्ग करता है, जब गॉड आपको मदद करता है आपके बुरे हालात में, ठीक है। और उसका एट द एंड वो ये कहते हैं कि इवन अगर सारी एग्जिस्टेंस जो है, सारी एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, डिसअपेयर हो जाए सब कुछ, ये दुनिया, इंसान, ये कायनात, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, वो कहते हैं फिर भी ये एग्जिस्टेंस प्रेजेंट होगी गॉड के अंदर, क्योंकि गॉड एग्जिस्टेंस खुद ही एक गॉड एग्जिस्टेंस है, उसी से सब कुछ है और गॉड से ही सब कुछ है। तो ये उसके फेथ के बारे में बात हो रही है। चलें लाइन बाय लाइन एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सो पहला स्टैंजा, नो गॉड सोल इज़ माइन, नो ट्रेम्बलर इन द वर्ल्ड स्टॉर्म ट्रबल्स फेयर, आई सी हेवंस ग्लोरी शाइन एंड द फेन शाइन्स इक्वल आर्मिंग मी फ्रॉम फेयर। सो इन लाइन में पहले एमिली ब्रोंट का कहना है कि उनकी जो सोल है वो कावर्ड नहीं है, उसे कोई डर नहीं है, मतलब उन्हें खुद एज एन इंडिविजुअल कोई डर नहीं है। जितना भी वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी हार्डशिप्स हैं, जितने भी मुश्किल हालात हैं, या जो चीज़ें इंसान को डरा सकती हैं वो उनको नहीं डरा सकती, उन पे उनका कोई असर नहीं है। आगे वो लाइन की रीजनिंग इस तरह देती है कि उन्होंने हेवंस की ग्लोरीज देखी हुई हैं, हेवंस जो है वो उनका एक पार्ट है, ठीक है, और उनका जो फेथ है वो इस डर से उन्हें महफूज रख रहा है। उनका जो फेथ है बेसिकली कि गॉड उनकी हेल्प करेंगे, गॉड गॉड हमेशा से उनके साथ हैं, तो उस फेथ की वजह से जितने भी मुश्किल हालात हैं या जितने भी उनकी सोल जो है वो अनट्रबल्ड है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है। सेकंड स्टैंजा जो है वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। ओ गॉड विद इन माई ब्रेस्ट, अलमाइटी एवर प्रेजेंट डियटी, लाइफ दैट इन मी हैज़ रेस्ट, एज आई अनडाइंग लाइफ हैव पावर इन दी। अब इधर उन्होंने फिर से एम्फसाइज़ किया है, इस दफ़ा वो गॉड से कह रही हैं और साथ साथ रीडर से भी बातें कर रही हैं। तो गॉड उनके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि गॉड, उनका फेथ है कि गॉड उनके अंदर प्रेजेंट है, और गॉड जो है वो एवर प्रेजेंट डीटी है, एवर प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ऑल पावरफुल है। एवर प्रेजेंट का मतलब है कि हमेशा रहेंगे, ठीक है। अगर एक चीज़ हमेशा रहती है तो फिर उसके वो अगर आपके अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है आप भी हमेशा रहेंगे, जो कि उन्होंने आखिरी लाइंस में कहा हुआ है कि एज आई अनडाइंग लाइफ हैव पावर इन दी, ठीक है। तो आफ्टर लाइफ का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ से अगर बॉडी एक शैकल है सोल के लिए अगर देखा जाए, तो क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स कॉन्सेप्ट्स में भी कि एक बॉडी जो है वो एक टेस्ट के तौर पर दी गई है इंसान को। तो अगर जब इंसान यहाँ से मूव ऑन कर जाता है, इंसान की दुनिया में डेथ हो जाती है, तो उसकी ट्रूली डेथ नहीं होती। आफ्टर लाइफ में जाके उसकी सोल जो है वो जन्नत में जाएगी या हेल में जाएगी, और उसके बाद वहाँ पर वो एवर प्रेजेंट रहेगी, मतलब ख़त्म नहीं होगी। तो इसका मतलब यही है कि अनडाइंग लाइफ है। तो उनका जो एक फेथ है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और उनका जो मुश्किल हालात से डील करने का तरीका है वो उनका फेथ ही है, जो उन्हें बता रहा है कि गॉड जो है वो उनके अंदर एवर प्रेजेंट है और वो ख़ुद भी एक अनडाइंग लाइफ है, ठीक है। और ये फेथ जो है उन्हें मुश्किल हालात से मुकाबला करने की एक मदद देता है और एक हौसला देता है। थर्ड स्टेंजा की तरफ आ जाता है। वेन आर द थाउजेंड क्रीड्स दैट मूव मेन्स हार्ट्स, unutterably vain, worthless as withered weeds, or idlest froth amid the boundless main.
अब यहाँ पर वो जो हमने समरी में भी किया था कि ये एक दूसरे रिलीजियन क्रीड्स के लोगों पे क्रिटिसिज्म है कि वो कहते हैं कि उनका जो फेथ है वो कितना भाई के यूज़लेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है उनके लिए। ठीक है, जैसा कि समझा जाता है कि अगर एक आप समझते हैं कि आप एक एक आपका रिलीजन जो है वही सच्चा और बाकी जो रिलीजन है वो फेक है, तो आप यही कहते हैं कि जो जैसे हमारा मानना है कि आफ्टर लाइफ के अंदर या क़यामत के अंदर जो है बाकी जो दिन क्या उनको फिर पता चलेगा, या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो उनका भी यहाँ पर एमिली ब्रोंट भी यही कह रही है कि उनका जो थाउजेंड्स ऑफ रिलीजन बने हुए हैं और जो कि मैन ने एम्ब्रेस किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट रिलीजन ग्रुप हैं, वो सारे कितने यूजलेस हैं, वो वर्थलेस हैं, विदर्ड वीड्स हैं। ठीक है, सूखी हुई जैसे वीड्स होती हैं, तो उनकी कोई वर्थ नहीं होती। या फिर आइडस फ्रोज जो समंदर के ऊपर जो एक झाग बनती है, ठीक है, दरिया की लहरों के ऊपर एक झाग बनती है, तो वो कितनी देर के लिए होती है, वो लहरों पे लहरें आती है, बनती है और ख़त्म हो जाती है। तो वो उसकी इम्पोर्टेंस उनके रिलीजन या उनकी क्रीड की इम्पोर्टेंस इस तरह से बयान कर रही हैं। आगे फोर्थ स्टैंजा, टू वेकन डाउट इन वन होल्डिंग सो फास्ट बाय द इन्फिनिटी सो श्योरली एंकर्ड ऑन द स्टेडफास्ट रॉक ऑफ इमोर्टैलिटी। अब यहाँ पर वो अपने फेथ के बारे में बात कर रही हैं कि अगर एक फेथ में जो डाउट आएगा वो ये रिस्क नहीं ले रही। ठीक है, इस वजह से वो जो है होल्डिंग सो फास्ट बाय इन्फिनिटी, वो एक इमोर्टैलिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी है, वो उससे उनका जो एक कनेक्शन है, एक ताल्लुक़ है। जैसा कि हमने पहले देखा है कि गॉड उनके अंदर ऑलवेज़ प्रेजेंट है, उन्हें आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है कि वो कभी भी उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म नहीं होगी, अनडाइंग लाइफ है। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं कि वो उनके जो एक फेथ है वो उसमें डाउट आने की ज़रा सी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विद वाइड एम्ब्रेसिंग लव दाई स्पिरिट एनिमेट्स इटर्नल ईयर्स pervades and broods above, changes, sustains, dissolves, creates and rears। अब इसमें स्टेंजा में अगेन जो गॉड की एक ओमनीपोटेंसी है उसके बारे में बात की गई है कि गॉड एक ऑल पावरफुल बीइंग है, गॉड हमेशा प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि गॉड का जो लव है वो हर चीज़ के अंदर शामिल है। ठीक है, और परवेड्स का मतलब होता है जैसे डिफ्यूज़ होना, किसी चीज़ को रिडल करना, मिक्स कर देना या उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाना। तो जो आखिरी दो लाइंस हैं उनमें यही कहा गया है कि गॉड जो है वो बनाता है, फॉर्म चेंज कर देता है या किसी चीज़ को ख़त्म कर देता है। प्लांट्स की ले लें एग्जांपल, या ह्यूमन बीइंग्स पैदा होते हैं फिर मरते हैं, दुनिया का जितना भी सिस्टम चल रहा है नेचर के थ्रू देख लें, तो ये एक प्रोसेस है। चीज़ें फॉर्म चेंज कर रही हैं, चीज़ों की डेथ हो रही है, चीज़ें बॉर्न कर रही हैं, तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस है गॉड के थ्रू ही हो रहा है। गॉड है लेकिन गॉड हमेशा प्रेजेंट है, गॉड फॉर्म चेंज कर रहा है गॉड, लेकिन गॉड का लव, गॉड खुद हमेशा प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर एग्जिस्टेंस, जो ऑल अदर एग्जिस्टेंसेस हैं और गॉड की जो एग्जिस्टेंस है उन्हें एक बनाया गया है। इसमें वो कहती हैं, दो अर्थ एंड मून वर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्सेस सीज टू बी एंड दो वर लेफ्ट अलोन एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन दी। अब इन लाइंस में वो कह रहे हैं कि अर्थ और मून जो है वो एग्जिस्ट करना ख़त्म कर देते हैं, सन्स और यूनिवर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता सिवाय गॉड के अंदर। लेकिन वो कहती हैं कि अगेन एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन दी। अब गॉड के अंदर ही सारे हैं, क्योंकि ये जो सारी एग्जिस्टेंस है, सब कुछ है, ये गॉड की, ये गॉड का ही पार्ट है। सो अगर गॉड ये ख़त्म भी कर देते हैं एग्जिस्टेंस, तो ये एग्जिस्टेंस गॉड के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहेंगी। गॉड और जो एग्जिस्टेंस है उसका जो एक ताल्लुक़ है, कनेक्शन है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि गॉड और एग्जिस्टेंस इटसेल्फ आर वन थिंग, वन एंड द सेम थिंग। ये लास्ट स्टेंजा जो है कंक्लूजन है नो कवर्ड सोल इज़ माइन का। अगेन कंक्लूजन जो है वो
आगे वो अपना फेथ बता रही हैं कि फेथ उनका कितना स्ट्रॉन्ग है, उनसे डेथ जो है उनसे उन्हें कोई डर नहीं लगता। देयर इज़ नॉट रूम फॉर डेथ नोर एटम्स दैट हिज माइट कुड रेंडर वॉइड सिंस दाउ आर्ट बीइंग इन ब्रेथ एंड व्हाट दाउ आर्ट में नेवर बी डिस्ट्रॉयड। अब अगेन वही बात हो रही है कि जो डेथ है उनका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें डेथ से डर नहीं लगता, या डेथ की कोई पावर ही नहीं है उनके मुताबिक, कि नो एटम दैट इज़ माइट को रेंडर वॉइड। अब वो कहते हैं कि एक एटम भी ऐसा नहीं है जो डेथ जो है वो उसे वॉइड कर सके, उसे ख़त्म कर सके। क्रिएशन है जो गॉड की वो एवर प्रेजेंट है, एवर लास्टिंग है। डेथ जो है, डेथ के पास कोई भी पावर नहीं है, डेथ कुछ भी नहीं कर सकती। सो ये उनका फेथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो डेथ से उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। वो कहते हैं कि डेथ की कोई पावर नहीं है। यहाँ पर ये कंक्लूड होती है नो कावर्ड सोल इज़ माइन।